नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं, उनकी ज़िंदगी के सफ़र और कहानी के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। आज जिस शख्सियत के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनकी कामयाबी, उनकी ज़िंदगी के सफ़र को देखकर यूँ लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र है और उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी नज़र आती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप आगे बढ़ता, जिनसे इंस्पायर होता हुआ आपको यूँ लगता है कि ये कामयाबी कहीं न कहीं आपकी है। आज मेरे साथ अंसर इसाक साहब मौजूद हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। इन दिनों पाकिस्तान में हैं और उनकी मसरूफियात में से उन्होंने हमें वक़्त दिया है। उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो गुज़री और अब वो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना सिर्फ़ कम्युनिटी को बल्कि सोसाइटी को और पाकिस्तान की शनाख्त को एक मुनफ़रिद अंदाज़ से वहाँ पेश कर रहे हैं। अंसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच यास फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है पाकिस्तान में? काफी अरसे बाद आप आए हैं और गर्मी वेदर ने आपको वेलकम किया। कितनी देर बाद आए वापस पाकिस्तान और कैसा लग रहा है? मैं तकरीबन 3 साल के बाद आया हूँ। सही। और बहुत अच्छा लग रहा है अपने बहन भाइयों, माँ बाप को मिलकर। सही। और रिलेटिव्स को मिलकर, फ्रेंड्स को मिलकर। सही। लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम हुई वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बहुत सर्दी है। और पाकिस्तान में 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड है और पाकिस्तान में उतनी ही गर्मी है। बिल्कुल सही। तो बाकी सब ठीक है एक्सेप्ट वेदर। चले, हम आदी हो गए इस चीज के अभी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान में तो आपने एक अच्छा अरसा खिदमत की और अब आप ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मुख्तलिफ तरह से अपनी फैमिली लाइफ को भी और फिर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, स्टडीज को भी कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू होती है तो मुझे थोड़ा सा अपनी जो ऑस्ट्रेलियन लाइफ है उसके हवाले से बताइएगा, क्या आपकी सरगर्मियां वहां पर? ऑस्ट्रेलियन लाइफ में जो है वो, एक तो मैं जॉब करता हूँ। सही। मैं मेडिकेशन नर्स की जॉब करता हूँ 5 डेज। एक दिन मैं पेरिश में जॉब करता हूँ, वो है फेथ फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पर। उसमें मैं बाइबल स्टडीज करवाता हूँ, खास तौर पर जो है फेथ फॉर्मेशन से रिलेटेड कोर्सेज पेरिश में करवाता हूँ, जिसमें रिट्रीट्स वगैरह भी शामिल हैं। सही। और चर्च की जो एक और खिदमत है, हमने उर्दू वाकमास शुरू की है महीने में एक मरतबा, तो उसका भी कोऑर्डिनेटर मैं वहाँ हूँ। तो काफ़ी मसरूफ लाइफ है, 3 बच्चे हैं और इसके साथ साथ मैं थियोलॉजिकल स्टडीज कर रहा हूँ पार्ट टाइम। 3 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ते हुए, आगे 2.5 ईयर है क्योंकि मैं पार्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। सही। तो वो जब स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो इन फ्यूचर खुदावंद के फजल से मैं मैरिड डीकन मां बन सकता हूँ। वाह, बहुत ज़बरदस्त। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ होगी, एक अचीवमेंट भी होगी एंड इट्स अगेन जो रोल मॉडल है यंग लोगों के लिए जो लाइफ में और साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और चर्च को भी सर्व करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने यहाँ बहुत सारा काम किया, स्टडीज़ भी यहाँ से हासिल की, अब वहाँ आप जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ की जो थियोलॉजिकल स्टडी है उसका और पाकिस्तानी जो स्टडीज़, क्योंकि आपको अंदाजा है उसमें कितना फर्क, डिफरेंस नजर आते हैं और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, माइंडसेट है, वो कितना फर्क है? पाकिस्तान से मैंने मास्टर्स किया था, मास्टर्स इन फिलोसफी। सही। और कराची यूनिवर्सिटी में मैंने 2010 में टॉप भी किया फिलोसफी के अंदर। 2010 में मैं माइग्रेट हो गया, तो मैंने जाते सारी जो है वो 2011 में जो है वो कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी से जो है वो थियोलॉजिकल स्टडीज स्टार्ट की। मैंने दो यूनिट्स किए, तो उसके बाद जो है मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके बाद बेटी, फिर बेटा। सही। तो मैं यूनिवर्सिटी वापस नहीं गया। सही। फिर तकरीबन 12 साल का गैप आया, मैंने स्टडी नहीं की। फैमिली लाइफ पर तवज्जो दी, जॉब्स पर तवज्जो दी। सही। जो जिंदगी की जरूरियात हैं उनको पूरा किया पहले, घर वगैरह जो भी करना था ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना था वो सेटल हुआ। उसके बाद मैंने 3 साल पहले जो है वो थियोलॉजिकल स्टडीज शुरू की, जिसमें मैं देखता हूँ कि वो बहुत डिफरेंट हैं पाकिस्तान की स्टडी से। सही। सबसे पहले वहाँ जो यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई है उसमें सबसे पहला जो हमें डिफरेंस नजर आता है वो ये है कि वहाँ के टीचर जो हैं वो बहुत पैशनेट हैं पढ़ाने के मामले में। जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो इतना इंटरेस्टेड है कि उसको किसी दुनिया की कोई और बात से लेना देना नहीं। सही। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एक गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ा रहा है,
वो पिछले 40 सालों से गॉस्पेल ऑफ जॉन ही पढ़ा है। सही, स्पेशलाइजेशन है वहाँ, स्पेशलाइजेशन है। सही। तो वो आपको गॉस्पेल ऑफ जॉन पे 20 किताबें बताएगा कि इनको पढ़ो, इस तरह से कमेंट्रीज पढ़ो। सही। तो उसकी डेप्थ, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। मैं इस मतलब जो सेमेस्टर कर रहा था तो वो कैनोनिकल गॉस्पेल्स, लूक और जो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू मैंने पढ़ी। तो जो हमारे टीचर हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, रिसर्चर हैं, तकरीबन 10 लैंग्वेजेस पर अबूर हासिल है उनको। बिब्लिकल लैंग्वेजेस जितनी हैं, हिब्रू, ग्रीक के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वो सब जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं। बहुत सारा टाइम उनका इजराइल में स्पेंड होता है, जहाँ पर आर्कियोलॉजी की जो चीजें मिलती हैं उनको वो रीड करते हैं। जबरदस्त। तो जब मैंने उनसे जो है पिछले 6 महीने ये सेमेस्टर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो इतने पैशनेट है अपनी फील्ड के बारे में कि वो चाहते हैं कि अगर कोई 6 मंथ्स मुझसे पढ़े तो वो जो है ना बस यही उसको अच्छा लगे सब्जेक्ट। तो इस तरह से हर टीचर जो है वो पैशनेट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आपको सवाल करने से कोई मना नहीं करता, सवाल पूछने से जो है आपको हमेशा इनकरेज करेंगे। और अगर उनको कोई जवाब नहीं भी आता तो वो कहेंगे कि मैं आपको बता सकता हूँ, वो माइंड नहीं करते। बिल्कुल सही। और रिसर्च करके कहेंगे कि मैं बुक देखकर या कुछ और रेफरेंस पढ़ के आपको दोबारा बताऊंगा। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आपने कम्युनिटी का जिक्र किया था, कम्युनिटी लाइफ भी डेफिनेटली वहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से फर्क है। क्या एक पाकिस्तानी जब आप जाते हैं, एक देसी कल्चर आपका, फैमिली, और हमारे यहाँ तो क्योंकि फैमिली जॉइंट फैमिली का बहुत ज्यादा होता है और आप क्योंकि उसी स्ट्रक्चर से निकले, तो वहां जाके एक कल्चरल शॉक जो लगता है उसको कैसे ओवरकम किया? ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में आई थिंक बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। शुरू में जब आप वहां जाते हैं तो कल्चरल शॉक तो है ही है, लेकिन वैल्यूज भी काफी डिफरेंट है। सही। अच्छा, वैल्यूज के लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात वहां ये अच्छी लगती है कि लोग अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। सही। मिसाल के तौर पर वहां लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। सही। अपने काम से काम रखते हैं, ये उस माशरे की बहुत बड़ी खूबी है। सही। उससे फायदा ये होता है कि हमारा फोकस लोग नहीं होते, हमारे फोकस लोगों की जिंदगियां नहीं है। वहां फोकस मैं हूँ, मेरी लाइफ है, मेरी स्टडीज है, मेरी फैमिलीज है। तो वो इंडिविजुअलिस्टिक तो सोसाइटी है, लेकिन अच्छा पॉइंट ये है कि आप दूसरों के बारे में फिक्र नहीं करते, बल्कि अपने बारे में फिक्र करते हैं। सही। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में हम अपनी भी फिक्र करते हैं, अपने खानदान की फिक्र करते हैं, बल्कि एक्सटेंडेड मोहल्ले वालों की भी फिक्र करते हैं, और हर एक की फिक्र करते हैं, बल्कि दुनिया की फिक्र इतनी फिक्र करते हैं कि सारी उम्र ही फिक्र करते हैं। वो फिक्रें हमें कभी कभी बहुत नुकसान देती हैं। वक्त से पहले जो है वो हमें जिंदगी से बूढ़ा कर देती है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में जो है हम बैलेंस लूज कर देते हैं कि हमें किस हद तक किसी के बारे में सोचना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कभी कभार लोग सारी जिंदगी जो है अपने बच्चों के लिए दे देते हैं। बिल्कुल सही। माँ बाप मैंने पाकिस्तान में देखे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनको भी पालते हैं और उनकी भी फिक्र करते हैं, शादियों पे भी पैसा लगाते हैं। बाद में अगर बच्चे जॉब्स नहीं करते, एम्पावर ही नहीं होते बच्चे ना। हाँ, बच्चे जॉब्स नहीं करते, माँ बाप उनको पालते हैं, उनके बच्चों को पालते हैं, और उसके बाद सारी उम्र उनकी फिक्रों में रहते हैं। लेकिन वहां लोग, जब आपके बेटा और बेटी की शादी होगी, वो अपना घर लें, वो अपनी जिंदगी जैसे मर्जी गुजारें। बिल्कुल सही। तो इस तरह से फायदे नुकसान दोनों माशरे में बिल्कुल है। सही। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछना चाहूंगा आपको कि डू यू थिंक कि वहाँ रिलीजन की वजह से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में आसानी होती है? नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान में जो, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो हमारे मुस्लिम बहन भाई होते हैं, तो वो जब वेस्ट में दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, खासतौर पे यूरोप में, तो उनको एक रिलीजियस जो है, एक तो कल्चरल शॉक है, एक रिलीजियस शॉक भी लगता है। तो डू यू थिंक कि एज अ क्रिश्चियन होते हुए जब हम यूरोप में जाते हैं और पंजाबी क्रिश्चियन होते हुए, तो क्या हमें रिलीजन की वजह से एडजस्ट होने में आसानी होती है या चैलेंज सेम रहता है? चैलेंजेस वहां है क्योंकि ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सेकुलर है। सही।
तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, रिलीजन सही, लेकिन सेकुलर का मतलब अक्सर औकात लोग समझते लादीनियत, सही, लादीनियत नहीं है। सही, सेकुलर का मतलब ये है कि किसी मजहब की कोई मोनोपोली नहीं मोनोपोली नहीं, सही, सारे रिलीजन को, लाइक मुसलमान है वो अपनी ईदें सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियन और हिंदू भी सही, दिवाली। तो हर शख्स को ये आजादी है कि वो अपना रिलीजियस एक्सप्रेशन जो भी है वो उसको भरपूर तरीके से अपनाए, बिल्कुल सही, जिस मजहब से भी है। तो पहले तो बात ये है कि वो चाहते नहीं कि कोई एक मजहब जो डोमिनेंट हो, सही, आपके पास आजादी है, सही। दूसरी बात यह है कि उस माशरे में जब आजादी है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मजहब पर ईमान ही नहीं रखते, सही, तो उन लोगों को भी वो सोसाइटी एडजस्ट करती है कि अगर कोई शख्स मजहब पर ईमान नहीं रखता तो आप इसकी भी रिस्पेक्ट करें। सही, जहां मजाहिब की रिस्पेक्ट है वहां उस शख्स की भी रिस्पेक्ट है जो कि मजहब को नहीं मानता। सही। तो इस तरह से अक्सर औकात जब हम वहां माइग्रेट होते हैं तो कोई ऐसा शख्स मिलता है जो कहता है मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता, खुदा तो मौजूद ही नहीं है, तो अक्सर हमारे लिए बड़ी शौक की बात होती है, क्योंकि हमने मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तो हम तो हर जगह हर बंदा ये समझता है कि कोई ईमान होना बड़ा जरूरी है। अगर वो मसीही भी है तो उसका भी ईमान का डर है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसका भी ईमान का डर है। तो जब उस माहौल में हम जाते हैं तो हमारे लिए बड़े शौक की बात होती है कि कोई हमें कहे कि मैं खुदा पर ईमान ही नहीं रखता, खुदा तो मौजूद ही नहीं है। और जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो तो शायद बहुत बैकवर्ड लोग हैं। बिल्कुल सही। तो वहां लोग सोचते हैं कि यार ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, Those who believe in God। जी हाँ, तो बड़ा सरप्राइजिंग होता है लोगों के लिए। और मिसाल के तौर पर वैल्यूज की भी बात है, मिसाल के तौर पर जो है शादी वो हस्बैंड और वाइफ में है, तो वहां पर सेम सेक्स मैरिजेस हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनको इतनी फ्रीडम क्यों? क्योंकि वहां का फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, हर किस्म की जो है आपको फ्रीडम है। सही। तो जिंदगी गुजारने का तरीके में आपको मना नहीं करते, लेकिन हमारे लिए अक्सर औकात ये उनकी जो वैल्यूज हैं वो बड़ी परेशान कुन होती है। सही। एक और सवाल, क्योंकि पाकिस्तानी क्या जो वहां भी बैठते हैं आपस में, तो क्या उनको फिक्र ऑस्ट्रेलिया की होती है या पाकिस्तान की होती है? वहां पे भी पाकिस्तानी क्रिश्चियंस या पाकिस्तानी जो भी सारे पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ वो रहते तो वहां हैं लेकिन उनके दिल और दिमाग यहाँ पीछे लगे होते हैं। अगर उनके दिल और दिमाग ना भी लगे हों फिर भी यहाँ से फैमिलीज यहाँ होती हैं, जड़ें होती हैं फैमिलीज के अलावा, तो इसलिए जो है वो उनका रहते वहां है, दिल यहाँ धड़कता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज जो आपने क्या फेस करते हैं, स्पेशली दोस्त फैमिली जो अपने मिड करियर में जाते हैं, बच्चे उनके फिर वहां जाके प्रवेश पाते हैं, तो फिर जो ये कल्चरल शॉक है उनकी शादियों का और ये जो उनकी लाइफस्टाइल जो वहां रहते बच्चे अपनाते, उनको कैसे पेरेंट्स जो हैं वो केटर करते हैं, ये क्या चैलेंज होता है उनके लिए? पाकिस्तानी पेरेंट्स या जो माइग्रेंट्स हैं वो बहुत अपने कल्चर के बारे में वरी होते हैं। सही। हम जितने पेरेंट्स से मिलते हैं वो वरी होते हैं कि हमारे बच्चों को लैंग्वेज आए, हमारे बच्चों को अपना कल्चर मिले। इसलिए जो उर्दू पाक मास हमने शुरू की है उसका एक एलिमेंट ये भी है कि हमारी इकट्ठी हो, उनको हमारे लिबास का पता चले, जुबान का पता चले, खानों का पता चले, और उनको पता चले कि हमारी खानदानी वैल्यूज क्या हैं, इकट्ठे रहना और फैमिली के साथ जो है रहना। तो माँ बाप फिक्रमंद बहुत होते हैं, लेकिन जब आप वहां होते हैं तो माँ बाप भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं क्योंकि हमें उस कल्चर का पार्ट भी होना है। बिल्कुल सही। तो वहां दो किस्म के ट्रेंड मुझे नजर आते हैं। सही। एक पाकिस्तानी वो हैं जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी आए हैं, हमें वही वैल्यूज रखनी है। सही। कुछ पाकिस्तानी वो हैं जो जिन्होंने पाकिस्तानी वैल्यूज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया मुआशरे के मुताबिक अपने आप को ढाला है। मेरी नजर में हमें पाकिस्तानी माइग्रेंट होने के नाते मेरे ख्याल दोनों कल्चर ही को रखना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें उस कल्चर की भी वैल्यूज को समझना चाहिए और उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको बिल्कुल खारिज करते हैं तो हम उनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि
बच्चे वहां पर दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलियन है, बिल्कुल उस कल्चर के हैं। सही। तो माँ बाप को भी आई थिंक फ्लेक्सिबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही। आपने क्योंकि एक जिंदगी का एक अब एक्सपीरियंस भी किया है, कल्चर्स डिफरेंट देखे हैं और कामयाबी की खुद भी आपने एक मुकाम तक पहुंचे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को जब देखते हैं, पर्टिकुलर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवानों की बात करेंगे कि अगर माशरे में उन्हें आगे बढ़ना है, कुछ बेहतर मुकाम हासिल करना है और टुवर्ड देयर कम्युनिटीज, देयर फैमिलीज और चर्चेस, उनको अगर सपोर्ट करना है तो किन चीजों पर जो है वो उन्हें फोकस करने की जरूरत है? मेरी नजर में सबसे पहले तालीम पर फोकस करें। सही। क्योंकि तालीम जो है वो तमाम कामयाबियों के दरवाजे खोल देती है। तालीम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही। तालीम के साथ साथ अगर आपको तालीम नहीं हासिल करते लेकिन कोई हुनर होना चाहिए। बिल्कुल सही। स्किल सीखिए, सॉफ्ट स्किल हो गए, हार्ड स्किल हो गए। उसके बाद जो है वोकेशनल स्टडीज होती हैं, बिल्कुल सही। वो आप करें। वोकेशनल स्टडीज मिसाल के तौर पर आप कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही। बहुत इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा स्पोर्ट्स का जो है वो रुझान नहीं है। मतलब इसमें लोग समझते कि पैसे नहीं है, या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का रुझान है लेकिन बाहर स्पोर्ट्स का रुझान भी बहुत ज्यादा है। सही। तो लोग वहां पढ़ते हैं, जो पढ़ नहीं सकता वो वोकेशनल स्टडी करता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, और ये लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चा ये भी नहीं करता तो अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो माँ बाप उनको इनकरेज करते हैं। तो पाकिस्तानी नौजवानों को चाहिए कि तालीम पर तवज्जो दें, किसी हुनर पर तवज्जो दें, ताकि उस हुनर की वजह से वो अपना बेहतर मुस्तकबिल कर सके। दूसरा पैगाम नौजवानों के लिए ये है कि वो मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। अक्सर औकात होता ये है कि कोई शख्स जो है वो एक फील्ड चुनता है, उसमें जरा सी नाकामी होती है तो वो कहता है मैंने करना ही नहीं है अभी, बस यही मेरा प्लान था। प्लान बी और सी पर भी काम करे और साथ साथ जो है वो हिम्मत ना हारे। सही। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज जो है 12 साल के बाद शुरू की, लेकिन मुझे 3 साल अभी स्टडी करते हो गए। लेकिन जो प्लान शुरू में था मेरे माइंड में कि मुझे फिलॉसफी और थियोलॉजी में कुछ करना है लाइफ में, वो प्लान बहुत सालों के बाद दोबारा मैंने शुरू किया। तो हिम्मत ना हारें, मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, तालीम को ना छोड़ें और शॉर्टकट्स के पीछे ना जाएं। बिल्कुल सही। क्योंकि जो कामयाबी है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल सही। अक्सर औकात नौजवान कहते हैं जी बस मुझे कोई फॉर्मूला बता दें। कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसके पूरे प्रोसेस से गुजरते और फिर आप कामयाब होंगे। बिल्कुल सही। और इसके लिए आपको शायद सालों साल लगे। और कामयाबी के लिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसने 1 डिग्री की 4 सालों में और उसके बाद उसने जॉब की और वो कामयाब हो गया। और दूसरा शख्स है वो एक कोर्स शुरू करता है, दूसरा, तीसरा, फिर उसको समझ आता है कि मेरी लाइफ का मकसद ये है। तो उससे आप अपने आप को कंपेयर ना करें। कभी कभार दूसरे शख्स की जर्नी आपसे मुख्तलिफ होती है। कभी शख्स ए से बी पॉइंट पर डायरेक्ट पहुंच जाता है और एक शख्स जो है वो ए से बी तक पहुंचने के लिए पूरा घूम के आता है। तो इट्स नॉर्मल थिंग। इस प्रोसेस को समझें और कभी जो है इससे डिसहार्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कन्वर्सेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो स्पेशली यंगस्टर जो हैं वो आपकी इन बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते जिस तरह से अंसर साहब ने कहा कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको मेहनत और जद्दोजहद के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। यकीनन हर शोबे में इंसान को कामयाब होने के लिए वक्त लगता है और उस दौरान आपको मुख्तलिफ रिजेक्शंस का, मुश्किलात का, परेशानियों का और बाज़ दफ़ा नाकामी का सामना भी होता है। लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ और लगे रहते हैं। आज के इस दौर में शॉर्टकट का जो है वो ज़माना नहीं, बल्कि आपको स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के साथ कंटिन्यूस एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।